नमस्कार दोस्तों। विपक्ष के तमाम नेता और हम जैसे पत्रकार बीते कुछ सालों से लगातार ये कहते रहे कि मोदी सरकार की एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तमाम तरह के मुकदमे दर्ज करके उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है। और विपक्ष के नेताओं को, चाहे उसमें मुख्यमंत्री क्यों न हो, सलाखों के पीछे भेजकर लगातार ऐसे मामले दर्ज करके लगातार उनके खिलाफ ऐसे सही गलत सबूत जुटाने की कोशिश करती है ताकि वो सलाखों से बाहर ना आ पाए, उनकी जमानत ना हो पाए। और बीते 10 सालों में ऐसे आंकड़े बार बार आए हैं कि कैसे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी या सीबीआई के मुकदमे दर्ज करने की तादाद लगातार बढ़ी है। यह अलग बात है कि सरकार लगातार इसका खंडन करती है। यह कहते हुए लगातार मोदी अपनी सभाओं में दिखते हैं कि जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों को हर वक्त मोदी सरकार क्लीन चिट देती है। लेकिन राज्यसभा में केंद्र सरकार का यह जवाब, 2 पन्ने का, सीपीएम के एक सांसद के सवाल के जवाब में दिए गए आंकड़े मोदी सरकार का मुंह काला करती है, मोदी सरकार के मुंह पर कालिख पोतती है। और यह जवाब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का है, राज्यसभा में दिया गया है। और इस जवाब में जो आंकड़े दिए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात का सबूत है कि किस तरह से केंद्र की एजेंसियों ने, ईडी जैसी एजेंसी ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। और जब अदालत में वो मुकदमे गए तो कन्विक्शन रेट है 1%। 100 के खिलाफ अगर मामले दर्ज हुए, 1 के खिलाफ कन्विक्शन हुआ बीते 10 सालों में। और 10 सालों का यह आंकड़ा, यह रिकॉर्ड जो राज्यसभा में पेश किया गया है, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हम सब लोग ये लगातार बोलते रहे, लेकिन लोग लीपापोती करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग। लेकिन जरा इस आंकड़े को सुनिए और इसी वीडियो में आगे कि किस तरह से सरकार ने विपक्ष के नेताओं को फंसाया है कई बार और किस तरह से फटकार खाई है। लेकिन आज अहम है केंद्र सरकार का यह जवाब। तो यह सवाल पूछा गया 18 तारीख को राज्यसभा में, अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2007 के तहत सवाल पूछा सीपीएम के सांसद राज्यसभा सदस्य ए रहीम ने। और जब सवाल संसद में ऐसे पूछा जाता है तो सरकार की मजबूरी है कि जवाब दे। और सरकार अगर संसद में जवाब देगी तो मजबूरी है कि रिकॉर्ड पर जो फैक्ट है वही पेश करेगी। ये भाषण नहीं है बाहर चुनावी सभा में कि जो मर्जी बोल दो, कुछ भी वहां बोलकर कुछ भी जुमले फेंक कर चले जाओ। यहां आपको ऑन रिकॉर्ड वो आंकड़े पेश करने पड़ेंगे जो फाइलों में है, जो फैक्ट है। तो ये आंकड़े सरकार ने पेश किए और यहां सरकार एक्सपोज हो रही। कैसे? ए रहीम ने सवाल पूछा, 4 सवाल हैं। पहला सवाल है कि ईडी की तरफ से 10 सालों में एमपी, एमएलए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स के खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए हैं, पार्टी वाइज, स्टेट वाइज आंकड़े दें और साल के हिसाब से सालाना आंकड़े दें। यह सवाल पूछा, सरकार से कहा कि आंकड़े दीजिए, फैक्ट दीजिए। दूसरा सवाल, द मेंबर ऑफ केसेस दैट हैव लेड टू कन्विक्शन, एक्विटल एंड दोज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन ईयर वाइज। ऐसे आंकड़े भी दीजिए जो ऐसे मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं जिनके खिलाफ कन्विक्शन हुआ, जिन्हें एक्विटल हुआ, मतलब जिन्हें सजा हुई, जिन्हें सजा दोष मुक्त हो गए या अभी इन्वेस्टिगेशन में है, सालाना दीजिए। और उसके बाद यह भी कहा कि क्या ईडी की तरफ से ऐसे मामलों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने की तादाद बढ़ी है क्या, यह भी जानकारी दें। जब यह जानकारी मांगी गई तो सरकार के पास कोई उपाय तो था नहीं, आपको जवाब देना है तो देना है। तो जवाब दिया गया केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से। अब जवाब को गौर कीजिए, यह सरकारी जवाब है। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि सरकार कैसे काम करती है। और ये इस पर कोई चैनल उस तरह से बहस नहीं करेगा। कोई मोदी जी की फोटो लगाकर यह सवाल नहीं पूछेगा कि आप कर क्या रहे हैं। आप लोकतांत्रिक देश की 140 करोड़ जनता की दुहाई बार बार देते हैं, लेकिन आप किस तरह से विपक्ष के नेताओं के साथ बर्ताव करते हैं, किस तरह से आपकी एजेंसियां काम करती है, यह कोई सवाल नहीं पूछता है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं सरकार के इस आंकड़े से। पंकज चौधरी की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि सालाना जो आंकड़े हैं कि ईडी ने जिस तरह से ईडी ने जो मामले एक्स एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज और लीडर्स के खिलाफ, पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ जो दर्ज किए, उसका 10 साल का ये आंकड़ा है। आंकड़ा सुनिए और इसके साथ कन्विक्शन और एक्विटल की बात। केसेज अगेंस्ट एमपीज, एमएलएज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, बार बार कहूंगा, राज्यसभा में दिया गया सरकार का जवाब है। 1/4/2015 से 31/3/2016 के बीच केसेस दर्ज हुए 10, ईडी ने दर्ज किए। 10 केस दर्ज हुए 2015 से 2016 के बीच। मोदी जी केंद्रीय सत्ता में आए थे 2014 में, कन्विक्शन 0, मतलब किसी को सजा नहीं हुई 10 साल में। उसके बाद
1/4/2016 से 31/3/2017 के बीच 14 मामले दर्ज हुए लीडर्स के खिलाफ, एमपीज, एमएलए, एमएलसी के खिलाफ, एक्स एमएलए हो चाहे जो। 14 में कन्विक्शन एक को सजा मिली। 1/4/2017 से 31/3/2018 के बीच 7 मामले दर्ज हुए, कन्विक्शन 0। गौर से सुनते जाइए। 1/4/2018 से 31/3/2019 के बीच मामले दर्ज हुए ईडी की तरफ से 11, कन्विक्शन 0। 1/4/2019 से 31/3/2020 के बीच मामले दर्ज हुए 26, कन्विक्शन 1, मतलब दूसरा कन्विक्शन। 1/4/2020 से 31/3/2021 के बीच मामले दर्ज हुए 27, कन्विक्शन 0। उसी तरह से 1/4/2021 से 31/3/2022 के बीच मामले दर्ज हुए 26, कन्विक्शन 0। 1/4/2022 से 31/3/2023 के बीच मामले दर्ज हुए 32, सबसे अधिक मामले 22-23 में दर्ज हुए नेताओं के खिलाफ, कन्विक्शन 0। 1/4/2023 से 31/3/2024 के बीच मामले दर्ज हुए 27 ईडी की तरफ से, कन्विक्शन 0। 1/4/2024 से 28/2/2025 मामले दर्ज हुए ईडी की तरफ से 13, कन्विक्शन 0। कुल मामले दर्ज हुए ईडी की तरफ से 193, कन्विक्शन हुआ 2। यह तो ईडी की उपलब्धि है। अदालती प्रक्रिया में अगर आपके पास सबूत नहीं है, आप अगर पॉलिटिकल वेंडेटा से, अगर आप अपने जो मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनके निर्देश पर किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं, किसी के खिलाफ दाएं बाएं से सबूत इकट्ठा करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश करते हैं और भेज भी देते हैं, लेकिन अदालत में तो लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरकर आप सबूत अगर पेश नहीं कर पाते हैं, गवाह और बयानात आपके आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं, आपके चार्जशीट या जो आप अदालत में फाइलें देते हैं वो अगर अदालत को संतुष्ट नहीं करता है तो कन्विक्शन नहीं होता है, या कन्विक्शन में देर होती है, लंबा ट्रायल चलता है। अदालत को सबूत चाहिए और सबूत नहीं तो सजा नहीं। हालांकि यह भी सही है कि 10 सालों में एक्विटल भी नहीं हुआ, ये जो आंकड़े हैं 193 में से किसी को दोष मुक्त अदालत ने नहीं किया, लेकिन लंबी प्रक्रिया है। अदालत के चक्कर लगा रहा है, कोई महीनों तक जेल में, अरविंद केजरीवाल महीनों तक जेल में रहे, कई सांसद जेल में रहे, हेमंत सोरेन जेल में रहे, और कई ऐसे सांसदों को या मंत्रियों को, मतलब मुख्यमंत्री को या विपक्ष के नेताओं को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने फटकार लगाई है। उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। फटकार में कहा कि ईडी बिना सबूत के या जल्दबाजी में या किसी को लंबे समय तक जेल में रखना चाहती है। ईडी की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट ने, राज्यों की अदालतों ने फटकार लगाई है। उस पर बात करने से पहले ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है बीते कुछ सालों में। आंकड़े लगातार बढ़े हैं। 2014 से लेकर 24 तक ईडी और सीबीआई ने कैसे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज किए, उनकी संख्या, तादाद लगातार बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है तब तक जब तक विपक्ष के नेता विपक्षी खेमे में, जैसे वो बीजेपी में आते हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का रवैया नरम पड़ता है और उन्हें क्लीन चिट मिलती है। कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी, कुछ दिन पहले क्या, 2023 में, और बहुत विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, जिस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि 2014 के बाद से 25 विपक्ष के बड़े नेताओं के खिलाफ, जिसमें टीएमसी के लीडर, एनसीपी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर, वो लीडर्स जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थी, कुछ की गिरफ्तारी होने वाली थी, कुछ की संपत्तियां जब्त हुई, कुछ के खिलाफ कुर्की के आदेश हुए, किनका कुछ नेताओं का जेल में जाना तय था करीब करीब, लेकिन उनमें से 25 में से 23 नेताओं को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और तो और न सिर्फ क्लीन चिट, बल्कि फाइलें बंद हुई, और उसमें हेमंत बिस्वा जैसे लोग असम के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र में अजीत पवार डिप्टी सीएम है, और कई ऐसे हैं जो केंद्र में मंत्री बन गए, सांसद बन गए, बीजेपी का टिकट पा गए, कोई राज्यसभा में आ गया, कोई कुछ बन गया, क्योंकि उन सब ने पाला बदलना कबूल किया। इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से उन 25 नेताओं के नाम छापे थे। उसमें प्रफुल्ल पटेल से लेकर छगन भुजबल से लेकर शिंदे गुट के कुछ सांसद उसमें शामिल हैं। अलग अलग राज्यों के वो नेता हैं जिन्होंने समय पर बीजेपी का दामन थाम लिया, चाहे शुभेंदु अधिकारी हैं, बंगाल के बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, ये सब जिनकी गिरफ्तारी या तो तय थी या
जिन्हें लंबी अदालती प्रक्रिया का सामना करना पड़ता, या जिनकी संपत्ति जब्त होती, और जिनके मुकदमों में ईडी ने या केंद्रीय एजेंसियों ने ऐसी तैयारी की थी कि उनका पॉलिटिकल करियर चौपट हो सकता था, लेकिन उन्होंने पाला बदला, मोदी जी का दामन थामा, और जिसका लोग बार बार कहते हैं कि सब ये सफेद होकर निकल गए वॉशिंग मशीन से, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। लेकिन अब सरकार का अगर ये आंकड़ा है तो इस आंकड़े पर जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि किस तरह से बीजेपी के राज में केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं। अदालतों में क्या हुआ? अदालतों में समय समय पर फटकार लगी है ईडी को और केंद्रीय एजेंसियों को, खासतौर से ईडी को। कुछ अगर घटनाओं का जिक्र करूं कि कब कब फटकार लगी किन किन नेताओं के मामले में, जिसमें सबसे बड़ी बात हेमंत सोरेन को जब जमानत दी गई तब रांची हाईकोर्ट की फटकार। हेमंत सोरेन के ही मामले में उनके सहयोगी हैं जो प्रेम प्रकाश, उनके मामले की सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संजय राउत के मामले में कहा। कुछ मामले बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि हेमंत सोरेन के मामले में उनके सहयोगी की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मामला जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को बिना सुनवाई के जेल में रखने की जो परिपाटी बनाई गई है वो परेशान करने वाली है। उसके बाद अदालत ने कहा संविधान के तहत आरोपी जमानत के अधिकार से वंचित रहा। उसके बाद यह भी कहा कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं, ईडी को कहा सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने, कानून के तहत मामले की जांच पूरी किए बिना आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुकदमा शुरू किए बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता, यह कैद में रखने के समान है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ऐसे ही संजय राउत जो शिवसेना के सांसद है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2-2.5 साल पहले, और उनकी जिस तरह से आधी रात को गिरफ्तारी हुई, उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगता है, मुझे अगर याद है, 100 दिन तक लगभग जेल में रखा गया और बहुत टॉर्चरस स्थिति में रखा गया। और तब उनकी जमानत देते वक्त महाराष्ट्र कोर्ट के जज एमजी देशपांडे ने कहा था कि एक तरह से विच हंट है, जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरा मानना है कि अवैध रूप से गिरफ्तार उन्हें किया गया और ईडी ने गिरफ्तारी की असाधारण शक्तियों का बहुत ही लापरवाही से इस्तेमाल किया। यहां तक कहा केंद्रीय एजेंसी ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया। यहां तक कहा अदालत ने कि यह ध्यान देना उचित है कि संजय राउत की इतनी असामान्य आधी रात की गिरफ्तारी के बाद, यहां तक कि पहली ईडी हिरासत अवधि के दौरान उन्हें बिना खिड़की के कमरे में रखा गया जहां चारों ओर केवल दीवारें थी, जबकि उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी और दिल में 6 स्टेंट। यह फटकार लगाई थी स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने ईडी को जब संजय राउत को जमानत मिली। और एक लंबी लिस्ट है, बीते कुछ सालों की बात करें कि कब कब कैसे कैसे नेताओं के मामले में, जो विपक्ष के नेताओं के मामले में सरकार का रवैया रहा, उसको लेकर जो फटकार पड़ी है, मैं जरा वो भी आपको बता दूं। जैसे अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अरविंद केजरीवाल के मामले में कहा कि लंबे समय तक हिरासत और देरी से ट्रायल शुरू ना होना बेल नियम है, जेल अपवाद इस सिद्धांत के खिलाफ है। सिसोदिया के मामले में जमानत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की जांच में देरी और सबूतों की कमी की आलोचना करते हुए कि ईडी ट्रायल को अनिश्चित काल तक नहीं खींच सकती। यह ईडी की कोशिश होती है कि ट्रायल को लंबा खींचो ताकि जमानत न मिले और यह मामला लटकता रहे और उसके बाद वो घिसकता रहे, वो नेता अगर वो विपक्ष में है तो। और अगर वो थक हार कर परेशान होकर मोदी जी के पाले में चला जाए तो कहना ही क्या, जैसा कई केस में हुआ, जो मैंने कहा 25 ऐसे मामलों में। इसी तरह से संजय राउत का मामला मैंने आपको बताया। अनिल देशमुख के मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग में उनके खिलाफ ईडी ने जांच की या ईडी ने मामला दर्ज किया, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। कार्ति चिदम्बरम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की लंबी जांच पर नाराजगी जताई और कहा बिना ठोस के कार्रवाई नहीं हो सकती। डीके शिव कुमार के मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी को फटकार लगाई। और इसी तरह से कई जगह आप कोर्ट से खेल नहीं सकता, ये उस मामले में कहा गया। नवाब मलिक के मामले में ऐसा ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी और ईडी की संपत्ति कुर्क करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। सत्येंद्र जैन के मामले में, फारूक अब्दुल्ला के मामले में, अखिल गोगोई के मामले में, लंबी लिस्ट है जहां अलग अलग अदालतों से, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे स्पेशल जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जहां फटकार लगाई गई, जमानत दिया गया अदालत की तरफ से, कहा गया कि ईडी का यह रवैया बहुत ही गलत है, असंवैधानिक है और जो अधिकार हैं किसी कैदी के या किसी आरोपी के, उस अधिकार का हनन है, किसी को ऐसे जेल में नहीं रख सकते। एक आंकड़ा 2 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, जो मैंने पहले भी बताया था कि 2014 के बाद से कैसे ईडी के मामले, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उन मामलों में बढ़ोतरी हुई।
ईडी ने जो केसेस दर्ज किए 2014 के बाद से 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए। 95%। ईडी ने जितने मामले दर्ज किए 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। वैसे ही सीबीआई का भी, ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था कि सीबीआई ने भी जितने मामले दर्ज किए 95% उसमें विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, और उन सब का नाम इंडियन एक्सप्रेस ने कई बार अलग अलग ढंग से, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू जैसे अखबारों ने छापा है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया का बड़ा तबका, मुख्यधारा के चैनल्स कभी इस पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि सरकार इसी तरह से प्रोपेगेंडा करती है कि जो विपक्ष के नेता जेल जा रहे हैं, या जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां लगी है, या जिनके पीछे ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई जैसी एजेंसियां लगी, वो सबके सब करप्ट, तब तक करप्ट है जब तक वो विपक्ष में। वैसे अजित पवार के मामले में हुआ, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले की बात करने वाले मोदी भोपाल में भाषण दे रहे थे, और उसके बाद उनके भाषण के 5 दिन बाद, 7 दिन बाद वो अजित पवार चले गए बीजेपी के साथ। आज अजित पवार डिप्टी सीएम है। वैसे हेमंत बिस्वा के मामले में असम में हुआ, उनके मामले में बहुत गंभीर जांच चल रही थी, उनके परिसरों में छापे मारे गए थे, अमित शाह तक उनकी जांच या उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों की तस्दीक कर रहे थे, और उसके बाद वो आज मुख्यमंत्री हैं, लाडले हैं बीजेपी के, मोदी जी के लाडले हैं, बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। शुभेंदु अधिकारी का तो नाम का ही, ऐसे लंबी लिस्ट है। इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन बात अब सरकार के उन आंकड़ों की जिनका जिक्र किया, जिससे सरकार खुद एक्सपोज हो रही। बहरहाल देखते हैं ईडी के रवैये में या केंद्रीय एजेंसियों के रवैये में सुधार की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर थोड़ी भी उम्मीद है तो अदालत पर है, लेकिन अदालतें भी कई बार बहुत सारे मामलों को बहुत लंबा खींचती है, और जमानत अगर 6 महीने 4 महीने बाद जमानत देते वक्त अगर आप कहते हैं कि सबूत पर्याप्त नहीं है, तो सवाल उठता है वो शख्स, वो नेता अगर 6 महीने या 4 महीने जेल में रहा, सलाखों के पीछे रहा, तो फिर उसके दिन कौन लौटाएगा? वो किसकी जिम्मेदारी है, या उसका गुनाहगार कौन है? अदालतें कभी ये तय नहीं करती। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।